हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसको लिखा गया है एने फ्रैंक के द्वारा। आइए जानते हैं एने फ्रैंक के बारे में। एने फ्रैंक कौन थी? एने फ्रैंक एक जेविश गर्ल थी जिसका कि जन्म हुआ था 12 मार्च 1929 को और डेथ हुई थी फरवरी मार्च 1945 को। कहने का मतलब क्या है कि एने फ्रैंक का पूरा नाम था एनेलिज मैरे फ्रैंक, जिनका जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को और मृत्यु हुई थी फरवरी मार्च 1945 में। वॉज अ जर्मन जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल, जिसका कि जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ था। who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। देखा जाए क्या कहा जा रहा है कि एने फ्रैंक जो थी ना, एने फ्रैंक वो क्या करती थी कि अपने फैमिली के साथ वो एक यानी सीक्रेट एनेक्स में रहा करती थी जब वहाँ पे जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, जब जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे नाजीवादियों का शासन बढ़ा, तो वहाँ से इनका पूरा परिवार जो था ना वो नीदरलैंड हॉलैंड आ गया था। इसके पिताजी का वहाँ पे बिजनेस था और वहीं पे आकर के लोग इसके पिताजी का जो ऑफिस बिल्डिंग था उस ऑफिस बिल्डिंग में छुप कर के लोग रहा करते थे, जिसको कि सीक्रेट एनेक्स कहा गया है। हर फैमिली had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। जब जर्मनी में नाजीवादियों का शासन बढ़ा तो इसका परिवार आकर के अम्स्टर्डम में रहने लगा। बट वे ट्रैप्ड बट वे ट्रैप्ड when the Nazi occupation extended into the Netherlands। लेकिन ये लोग फिर से पकड़े गए जब नाजीवादियों का शासन नीदरलैंड में भी बढ़ता गया, तब ये लोग फिर से क्या हो गए, फिर से डिकैप्चर्ड हो गए, फिर से ये लोग पकड़े गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। और जैसे जैसे जो जेविश जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो नाजीवादी जो सोच रहे थे कि हमारे लिए खतरा हो सकता है। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग है। और इसका पूरा जो परिवार था, इसके पिताजी का जो ऑफिस बिल्डिंग था, उस ऑफिस बिल्डिंग में छुप कर के रह रहा था। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 वर्ष हाइडिंग में रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। 2 वर्ष सीक्रेट एनेक्स में रहने के बाद इनका पूरा फैमिली का ग्रुप जो था वो सब अलग अलग हो गया, बिखर गया। और उनको ये करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। ठीक है, एक कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम where Anne had typhus in Bergen-Belsen with days of her sister। कह रहा है जहां पर एने की मृत्यु हो गई अपने सिस्टर के मृत्यु के कुछ दिन के ही बाद है। सिस्टर मार्गोट फ्रैंक है ना, यानी एने फ्रैंक जो थी ना, एने फ्रैंक के फैमिली में इसके पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक, इसके माँ का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, और इसकी एक बहन थी 3 साल बड़ी जिसका नाम क्या था? मार्गोट फ्रैंक है ना। और मार्गोट फ्रैंक का जन्म हुआ था 1926 में। समझ रहे बात को? अब देखिए, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप है। इसके ग्रुप के मात्र एक सर्वाइवर थे, एक जिंदा व्यक्ति बचे थे, और वो कोई नहीं बल्कि एन्ने के पिताजी थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई ना, तब इसके पिताजी एम्स्टर्डम में वापस लौटे टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड है, ये पता करने के लिए कि उसका डायरी बचा हुआ है, सुरक्षित है या नहीं है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड है, और ऐसा माना जाता था कि एने के द्वारा वो लिखा गया जो डायरी था ना, वो एक यूनिक रिकॉर्ड था। टू टू लुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है। और उनके पिताजी ने क्या किया, इस पे एक्शन टेक किया। कहने का मतलब टेक एन एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद ये जो यानी कि एने फ्रैंक के हाथों से लिखा गया जो डायरी था, जो कि डच भाषा में लिखी गई थी, उसको उन्होंने क्या किया, फिर से उसको एक नवयुवती के डायरी के रूप में उसको पब्लिश करवाया। अब देखिए, द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry 1st August 1945 है, सॉरी 1944 है। कह रहा है ना कि ये जो है, ये जो डायरी था ना, एने को उसके 13वें बर्थडे पे दिया गया था। यानी इसको 13वें बर्थडे पे गिफ्ट के रूप में ये डायरी उसे दिया गया था।
और इस डायरी में वो 12 जून 1942 से लेकर के, ठीक है, डे बाय डे, है ना, डेट और डे के अनुसार वो क्या करती है ना कि इस डायरी में 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक पूरी घटनाक्रम को वो क्रॉनिकली लिखती है, डे बाय डे, डेट बाय डे उसे लिखा करती है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मेनी लैंग्वेजेज है। और इसको, ये जो डायरी लिखा गया था एने फ्रैंक के द्वारा, इसको डच भाषा से कई भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया and became one of the world's most widely read books है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक थी। There have also been several films, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस है, और इस कहानी के आधार पर बहुत से फिल्म, थिएट्रिकल प्रोडक्शन और यहाँ तक कि ओपेरा भी इसके आधार पर बनाया गया है। यानी ये जो डायरी था, इस डायरी के आधार पर है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड है। और ये जो था ना डायरी, इस डायरी में यानी एने के इंसाइटफुल माइंड की जो बात थी, इसको दर्शाया गया है। किस तरह से वो मात्र 13-14 वर्ष की लड़की, किस तरह से दिमाग से उसका ब्राइट माइंड था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो किस तरह से उसको लिखा करती थी। द डायरी प्रोवाइड्स अ इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन है। और इस डायरी में ये भी बताया गया है कि वो लोग जब नाजीवादियों का शासन चल रहा था, उस शासन के दौरान किस तरह से अपने आप को संकुचित रख रहे थे, अत्याचारों का सामना कर रहे थे। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims है। और जितने भी उस दौरान लोग मीन्स कष्ट में रहे, जितने लोगों को भी दोस्त जो दुख का सामना करना पड़ा, उनमें से एने फ्रैंक भी एक थी। आइए अब चलते हैं इसके मेन जो यानी कहानी है, उस कहानी की तरफ। देखिए क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एने कह रही है ना कि मेरे जैसे लोगों का डायरी लिखना वास्तव में एक क्या था, अजीब अनुभव था। यानी एने कहती है कि मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना एक वास्तव में अजीब अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कुछ नहीं लिखा है या डायरी में लिखने को कुछ नहीं मिला है, बट ऑल्सो बिकॉज it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musing a 13-year-old school girl है। देखिए क्या कह रहा है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैं डायरी में पहले कुछ लिखी नहीं हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल है। इसमें ये बताया गया है, कह रही है ना कि मात्र 13 वर्ष की एक स्कूल गर्ल है और उसके बातों को लोग विचार करेंगे, इतना बढ़िया से सुनेंगे, देखेंगे, ये बात उसके लिए अजीब था। ओह वेल इट डजेंट मैटर, कहती कि ओह कोई बात नहीं, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे यानी राइटिंग करना, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स गेट ऑफ माई टेस्ट है। और कहती है कि मुझे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपने टेस्ट से लगा कर रखना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, एने कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। ऐसा आखिर क्यों कहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन से क्या कहना चाहती है एने कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कहने का मतलब पेपर में अधिक पेशेंस होता है पीपुल की अपेक्षा। ये थाउट जो था, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed। कहती है कि ये जो थाउट था मेरे मन में आया जब मैं अपने घर पे थी और अपने आप को थोड़ा निराश महसूस कर रही थी, थोड़ा सा दुखी महसूस कर रही थी। एंड वो सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड, और अपने गाल पे हाथ रख कर के जब मैं अपने घर पे बैठी थी ना, बेकार बैठी थी, तब ये जो बात था वो मेरे दिमाग में आया। ऐसा इसलिए कहा गया है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कि यदि कोई भी बात हो आप पेपर में लिख देते हो तो वो बात किसी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन वही बात आप किसी से कहते हो तो चांसेस बनते हैं कि वो बात किसी न किसी से को लोग कह सकते हैं। और आगे देखिए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो कह रही है कि जब मैं घर पे थी ना तो पूरी तरह से बोर्ड एंड लिस्टलेस थी। पूरी तरह से क्या थी, बोर्ड थी, एकदम उब गई थी, उत्साहहीन हो गई थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे ही रहूं या कहीं और चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड
वेयर आई वॉज, और जहाँ पर मैं बैठी थी वहीं पे रही, ब्रूडिंग, ये विचार करके, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस है ना, ये मेरे मन में आया कि हाँ, पेपर जो है ना, पेपर में वास्तव में अधिक पेशेंस हुआ करता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप्ड बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और वो कहती है कि ये जो यानी जिसको कि एक बुक है, एक तरह का पेपर जो है जिसको कि लोग डायरी कहा करते हैं, मैं नहीं चाहती कि डायरी को कोई पढ़े, हम कि किसी को पढ़ने देने का मेरा प्लानिंग नहीं था। अनलेस आई नोटिस एवर फाइनली रीड अ बुक, एवर फाइंड अ रियल, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, लेकिन तभी भी मुझे एक रियल फ्रेंड की ज़रूरत थी, एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी। इट प्रोबेबली वेंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस है, और शायद इससे कोई कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, और कहते हैं कि चलिए मैं वापस अपने मुख्य बिंदु पे आती हूँ। दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस है, मुझे क्यों डायरी रखने के लिए पहले स्थान पे डायरी रखना पड़ा, अब इसके बारे में बात करते हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था। एने कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इस बात को मैं और स्पष्ट तरीके से कहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old स्कूल गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि मात्र 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं वास्तव में अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, वो कहती है कि मेरे लविंग पेरेंट्स थे और 16 वर्ष की एक बहन भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल कैन आई कॉल फ्रेंड्स है, और मेरे पास लगभग 30 लोग थे जिनको कि मैं दोस्त कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली लविंग अंट्स एंड अ गुड होम, मेरा परिवार भी था, लविंग अंट भी थे और एक अच्छा घर भी था। नो वन ऑन द सरफेस, नो ऑन द सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, एक तरह से कहा जाए तो मेरे पास सब कुछ था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, किसको छोड़ करके, एक सच्चे दोस्त को छोड़ करके। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और एने कहती है कि मेरा मानना है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा समय होता है, अच्छा से वो समय गुजरा करता है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, वो कहती है ना कि आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स है, वो कहती है कि मैं ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता किसी के नज़दीक जाना चाहिए। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरे लिए समस्या थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और ये कहा जा सकता है कि किसी पे मुझे तुरंत विश्वास भी नहीं होता। इन एनी केस, और किसी भी स्थिति में, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि यानी चीज़ें कैसी भी हो, यानी सिचुएशन कैसी भी हो, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, जो कुछ भी होती है ना, चाहे बदकिस्मती से हो चाहे जो कुछ भी हो, उसको बदला नहीं जा सकता। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैं क्या कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था, और एक ट्रू फ्रेंड के रूप में मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, और ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो था, बहुत लंबा इंतजार के मुझे एक सच्चा दोस्त के रूप में इस डायरी को जब मैं लिखने लगी, तो है ना, यानी कि ये जो दोस्त था ना, इस दोस्त को कहिए कि बहुत लंबे समय से मैं इमेजिन कर रही थी कि काश मेरे पास एक दोस्त होता, मेरा एक सच्चा दोस्त होता। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं जॉट डाउन नहीं करना चाहती थी, लिखना नहीं चाहती थी फैक्ट्स को, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग किया करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड है, लेकिन इस डायरी को मैं एक अपने दोस्त के रूप में रखना चाहती थी। एंड आई एम टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और इस दोस्त को मैं किट्टी के नाम से जाना करती थी। किसके नाम से? किट्टी के नाम से। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, वो कह रहे हैं कि किट्टी में हमने जो भी स्टोरी लिखा था, इस स्टोरी को शायद कोई यानी एक भी शब्द लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो कहानी था ना, इस कहानी से जो बातें थी, शायद लोगों को एक शब्द भी समझ में नहीं आता। इफ़ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं इसे क्या करती, जैसे लिख रही थी वैसे लिख देती, तब
आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ है। तो मैं क्या सोची कि अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय इसमें देना जरूरी है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि मैं करना पसंद। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी सबसे आराधनीय पिताजी थे। जितने भी लोगों से मैं दुनिया में मिली उसमें सबसे ज़्यादा पूजनीय आराधनीय मेरे लिए मेरे पिताजी थे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 है। और मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक कि उनका उम्र कितना वर्ष था, 36 ईयर्स है। एंड सी वॉज 25 और मेरी माँ का उम्र उस समय 25 ईयर्स था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926 है। और मेरी बहन मार्गोट जो थी ना, उसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में। और एने का जन्म कब हुआ, 1929 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 है। जब मैं 4 वर्ष की थी उस समय तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक है और मेरी माँ का नाम क्या था, एडिथ होलैंडर फ्रैंक है। वेंट टू हिम वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर है। और मेरी माँ जो थी ना, वो भी पिताजी के साथ सितंबर में कहाँ चली गई थी, हॉलैंड चली गई। While Margot and I were sent to Asen to stay with our grandmother है, जहाँ पर कि मैं अपनी दादी के साथ आसेन में रहा करती थी। मैं और मेरी बहन मार्गोट जो थी ना, वो आसेन में दादी के पास रहा करती थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर है और मार्गोट हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं कहाँ गई, हॉलैंड। मैं हॉलैंड कब गई, फरवरी में। When I was plunked down onto the table as a birthday present for Margot है। और समझिए कि वहाँ पर ले जा करके मुझे वहाँ पे क्या किया गया, मार्गोट के लिए एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में वहाँ पे मुझे प्रेजेंट कर दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल है और मेरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई जो थी ना, वो शुरू हुई थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 है और मैं वहाँ पे 6 वर्ष की हुई ना तब तक के रही थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और उस समय मैं क्या करने लगी थी, फर्स्ट फॉर्म में पढ़ना शुरू करती थी, पहली कक्षा में पढ़ा करती थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस है और जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी ना, तो मेरी एक टीचर थी जिनका नाम क्या था, मिसेस क्यूपरस नाम था। द हेड मिस्ट्रेस है और वो एक प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टेयर्स है और जब उस साल का समापन हुआ था तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे, मेरे आंख में भी और हमारी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस जो थी ना, उनके आंखों में भी। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों का हृदय विदारक विदाई होने वाला था। द समर ऑफ 1941 और 1941 के गर्मी के दिनों में ग्रैंड मा फिल एंड हैड टू एन ऑपरेशन है। मेरी दादी जो थी ना, वो बीमार हो गई थी और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे जो था ना, वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ बीता था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और दादी माँ की मृत्यु हो गई थी कब, जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं अपनी दादी को कितना, यानी उनको, उनके बारे में सोचती थी, उनको कितना मिस किया करती थी, उनको मैं बहुत प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर है और ये जो हमारा 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन जो था ना, वो समझिए कि मेकअप करने के लिए केवल था। एंड ग्रैंड मदर कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विथ द रेस्ट है, बाकी सब कैंडल के साथ मेरी दादी के लिए भी एक कैंडल जलाया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, मैं चारों जो थी ना, कहने का मतलब हमारा परिवार जो था, मैं, मेरी बहन, माता पिता जो थे, चारों अच्छी तरह से रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, तभी मुझे क्या हुआ कि 20 जून 1942 का जो प्रेजेंट डेट है वो याद आता है। एंड द सोलमन डेडिकेशन टू माई डायरी, और उसमें उसको क्या की हूँ कि मैं डायरी में सोलमन डेडिकेशन के साथ लिखी हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, वो डायरी में क्या लिखे हैं। सैटरडे 20 जून 1942, यानी सैटरडे का दिन था, 20 जून 1942 है। वो डायरी में लिखती है, कहती है, डियरेस्ट किट्टी, क्या कह रही है, डियरेस्ट किट्टी,
आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बोर्ड्स। मेरा पूरा का पूरा क्लास जो था ना वो शोर शराबा कर रहा था। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और पूरा क्लास जो था ना वो सब बातें कर रहा था, पूरे क्लास शोर शराबा कर रहा था। और इसके पीछे कारण ये था कि कारण भी बिल्कुल सही था। कारण ये था कि टीचर्स जो थे ना, टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी और ये डिसाइड होने वाला था कि कौन बच्चा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा यानी अगली कक्षा में जाएगा और कौन बच्चा जो है ना वो पुराने फॉर्म में पुराने कक्षा में ही रह जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधा जो क्लास था ना वो बेट्स बना रहा था, बेट्स कर रहा था, कहने का मतलब शर्त लगा रहा था। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं जो थी ना अपने आप पे हंस रही थी क्योंकि हमारे पीछे दो लड़के थे, है ना, सीएन एंड जैक्स, जिसका नाम क्या था, सीएन एंड जैक्स नाम था। who have started their entire holiday saving on their bet। जो कि अपने हॉलीडे का पूरा जो सेविंग था ना वो अपने शर्त में लगा दिए थे कि मेरे पास जो कुछ भी सेविंग होगा मैं वो तुम्हें हार जाऊंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेके शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। लोग यही कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यही जो बातें थी ना स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा था। यस यू आर, नो आई एम नॉट, यही चल रहा था कि हाँ तुम पास करोगे, मैं नहीं पास करूंगा। इवन जीज pleading glances and bleeding glances and my angry outburst can calm them down। और ये क्या थी, जीएन जो थी ना वो ग्लांस एकदम कह रही थी कि पास होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीजें चल रही थी और मैं था ना लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। इफ यू आस्क मी, यदि आप मेरी बात पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज। कह रहे हैं कि बहुत से क्लास में ऐसे डमीज थे, भोंदे लोग थे, है ना, डल स्टूडेंट्स थे। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। है ना, कह रहा है कि क्वार्टर ऑफ द क्लास को वापस रखने की जरूरत है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। है लेकिन टीचर जो है ना वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, यानी ऐसे ऐसे लोग हैं ना, टीचर्स ऐसे लोग होते हैं पृथ्वी पर के जिनके बारे में अनुमान लगा पाना इतना आसान नहीं है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने दोस्तों को लेकर के और अपने बारे में कुछ ज़्यादा कोई चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग वो कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट इज आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। और केवल एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी और वो सब्जेक्ट था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। जो कुछ भी हो लेकिन मैं वेट कर सकती थी, जो कुछ भी होने वाला था वो वेट हो सकता था, उसका इंतजार किया जा सकता था। Until then we keep telling each other not to lose heart। और हम लोग यही कहते रहे कि भाई अपना लूज हर्ट मत को करो, कहने का मतलब है कि हिम्मत मत हारो, जो कुछ भी होगा वो ठीक होगा। I along pretty well with all my teachers। मेरे जितने भी स्कूल में टीचर थे सभी लोगों से भाई मेरा क्या था, रिलेशन अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, कुल 9 शिक्षक थे। 7 मेन एंड 2 वुमेन, शिक्षक जो थे ना कुल 9, उसमें से 7 पुरुष और 2 महिलाएं थे। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स। और मिस्टर किसिंग जो थे, जो कि बूढ़े टीचर थे, ठीक है, ओल्ड फैशन टीचर थे और वो हम लोगों को मैथ्स पढ़ाया करते थे। वॉज एनोइड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। और वो मुझसे कई बार बहुत दिनों से गुस्सा रहा करते थे क्योंकि क्लास में मैं बहुत बात किया करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क है, और कई बार वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स है, ठीक है। और जब मैं क्लास में बात करती हुई पकड़ी जाती थी ना तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक्स्ट्रा होमवर्क में दे दिया था एक एस्से लिखने के लिए, और एस्से का सब्जेक्ट क्या था, चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स का होता है बातूनी, बकबक करने वाला, और चैटर बॉक्स है व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। और एक चैटर बॉक्स ऐसा टॉपिक दिया गया था कि जिसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। चैटर बॉक्स एक ऐसा सब्जेक्ट दिया था जिसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, तो सोची कि चलो भाई इसके बारे में बाद में मैं चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैं ऐसा सोची, मैं ऐसा निर्णय ली। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और उस टाइटल को मैं अपने नोटबुक में लिखी और लिखने के बाद टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। उस नोटबुक को, यानी मैं जब डायरी में अपना होमवर्क नोट डाउन कर ली और नोट डाउन करने के बाद उस डायरी को मैं अपने बैग में रख करके चुप रहने की कोशिश की।
दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क है, और उस दिन शाम को पूरा होमवर्क जो बाकी सब जो होमवर्क था उस होमवर्क को पूरा करने के बाद द नोट अबाउट द एसे काउट माई आई, वो जो नोट लिखा गया था एसे लिखने के लिए उस पर मेरा ध्यान गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को मैं चबा रही थी और उसके बारे में सोच रही थी कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words है। यदि कोई लिखता है ना दूसरा व्यक्ति तो उसको क्या करता, जब उस ऐसे को लिखता तो वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा गैप छोड़ करके, बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ करके वो उस ऐसे को लिख सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग है। लेकिन ये सोची ना एने कि नहीं, एक कंसेप्ट देना, ये बताना जरूरी है कि यानी क्लास में बातें करना भी जरूरी है, ये प्रमाणित करना जरूरी है। आई थाउट एंड थाउट है, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैन एड आइडिया, और मेरे मन में एक विचार आया। आई रोट द थ्री पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड है। जो मिस्टर किसिंग ने हमें होमवर्क दिया था उस होमवर्क को, मुझे जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को मैं क्या कि 3 पेज में लिखे, और 3 पेज में लिखने के बाद मैं संतुष्ट रही। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट है, मैं ये उसमें तर्क दी कि जो यानी कि एज ये जो है ना स्टूडेंट का जो बात करना जो है ना स्टूडेंट का आदत हुआ करता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल है, और वह कहती है कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इसे अंडर कंट्रोल करने की, नियंत्रण में रखने की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड, कह रही है ना। लेकिन बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन इस हैबिट से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी माँ जो थी ना वो बहुत बात किया करती थी, है ना। इफ़ नॉट मोर, शायद हमसे, है ना, एज एज आई डिड इफ नॉट मोर, यानी शायद मैं हमसे ज़्यादा नहीं करती थी, मेरी माँ भी बहुत बात करती थी लेकिन शायद हमसे ज़्यादा नहीं। एंड दैट देयर आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और वो कहती है कि देखिए ये जो मतलब कि जो यानी कि गुण है एक तरह का क्या है, विरासत में मिला एक ट्रेट है, इसकी माँ से हमें यानी माँ से इसको मिली थी, और वो कहती है कि इसको ख़त्म करना, इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर किसिंग को बहुत क्या हो रहा था, हंसी आ रही थी मेरे आर्ग्यूमेंट को सुन करके, मेरी आर्ग्यूमेंट जो थी ना उसको देख करके। बट व्हेन आई प्रोसेस्ड टू टॉक बाई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं क्या की ना कि नेक्स्ट लेसन में भी बात कर रही थी, तब जब मैं नेक्स्ट लेसन में भी बात कर रही थी तब देखिए क्या होता है। ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, तब उन्होंने क्या किया, मुझे दूसरा एसे दे दिया। जब मैं क्लास में दूसरी बार भी बात करती हुई पकड़ी गई ना, तब उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया लिखने को। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स है, और इस बार मुझे एसे दिया गया कैसा, एक यानी कि ऐसा एसे ना जिसका क्या था नाम, जो एसे का सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स है, ऐसी बातूनी जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स है, मैं वो भी क्या की हैंडल किया, यानी उसको भी हैंडल कर ली किसी तरह से, और 2 क्लास तक के मिस्टर किसिंग ने मुझे किसी तरह से कुछ भी नहीं किया। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ है, तीसरा लेसन में तो भाई क्या कहना, काफ़ी हो गया था, हद हो गई थी। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास in class write an essay entitled quack 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स है। तीसरे लेसन में क्या कर दिया गया, बहुत ज़्यादा हो गया था, उन्होंने मुझे क्या किया, एक दूसरा टॉपिक लिखने को दे दिया जिसका नाम क्या था, वो टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इस पे मुझे लिखने को, ऐसे लिखने को दे दिया था। द क्लास रोड, पूरा का पूरा क्लास जो था ना वो रोर कर रहा था, पूरा क्लास क्या कर रहा था, रो रहा था, हंस रहा था। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एक्सहाउस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, एट चैटर बॉक्सेज जो थी ना, इस सब्जेक्ट से मैं पूरी तरह से क्या हो गई थी, तंग आ चुकी थी, थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और इस बार समय था कुछ खास करने की, कुछ विशेष करने की, समथिंग ओरिजिनल।
माई फ्रेंड एंड सने हु इज गुड एट पोएट्री, मेरी एक दोस्त थी सने जो कि पोएट्री में अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स है, वो मुझे ये ऑफर की ना कि ये जो पोएम है इस पोएम को शुरू से अंत तक के इसे एक ये जो एस्से है ना इस एस्से को शुरू से अंत तक एक पोयम के रूप में लिखो। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और इसके ये जो विचार था ना इस विचार से मैं खुश हो गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझसे मजाक कर रहे थे, मुझके मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस तरह के रिडिकुलस सब्जेक्ट दे करके, हंसी वाले सब्जेक्ट दे करके, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं क्या की इस बार श्योरली जोक जो था ना उन्हीं पे लिख दी थी। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैं अपने पोयम को फिनिश कर दी। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल, और क्या था ये जो ब्यूटीफुल था, ये जो पोयम था ना काफ़ी सुंदर था, ये पोयम काफ़ी सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, और ये जो पोयम था एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग हु वेयर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ट टू मच है, और उन तीनों डकलिंग को उसके पिताजी यानी इतना पीटते थे कि मान लो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और क्यों पीटा करते थे क्योंकि वो जो डकलिंग थे ना बहुत बात करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द सब्जेक्ट द राइट वे, मिस्टर किसिंग जो थे ना इस सब्जेक्ट को सही तरीके से लिए, उन्होंने मजाक के रूप में इसको लिया। और ही रेड द पोयम द क्लास टू द क्लास, और इस पोयम को ले जा करके वो क्लास में पढ़ा करते थे, दूसरे क्लासेस में भी पढ़े। एडिंग हिज इन ऑन कमेंट्स और अपने कमेंट जोड़ जोड़ कर मजाक करते थे दूसरे क्लासेस में भी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, यानी कि मेरे क्लास में तो किए ही कहे, दूसरे क्लासेज में भी किए थे। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क है, उसके बाद से क्या हुआ कि मैं यानी क्लास में बात करती थी और मुझे कोई दूसरा एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज है ना, और मिस्टर किसिंग जो थे ना वही क्या कर रहे थे, यानी कि ये जो यानी वो जो थे ना खुद जोक्स कर रहे थे, मजाक किया करते थे। आपकी एल ने, और इसको लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि खुद किसके द्वारा लिखा गया है, एन ए फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसी बुक से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। धन्यवाद।